हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सर बढ़िया है, आप बताएं। मैं भी सर ग्रेट हूँ। आज हम सीए फाइनल एफआर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। इससे पहले मैं आपके 2 मिनट ले लूँगा अपडेट। प्लीज़ बेयर विद मी। ये अपडेशन एक है, सीए फाइनल एफआर May 25 ऑनवर्ड्स। ठीक है सर ठीक है। एवरीथिंग इज़ अपडेटेड। तो इसके हमारे जो है रहेंगे 3 बैचेस रहेंगे। 1 रेगुलर फुल कोर्स, ये रहेगा हमारा 180 आवर्स का। सर वो कैसे, ये तो 300 का है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा, इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस। तो होता क्या है, जब हम 300 to 80 आवर्स का बैच लेते हैं, उसमें आप लिखते रहते हैं साथ साथ सॉल्यूशंस नोट्स। तो मैंने आपके लिए वो काम आसान कर दिया है। मैंने आपके लिए वो नोट्स ही बनाए हैं, इंक्लूडिंग सॉल्यूशंस। तो ये जो आपको राइट साइड से नोट्स देख रहे हैं, ये आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ हार्ड बुक, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, बोथ आर अवेलेबल। तो इसमें सॉल्यूशंस भी इंक्लूड है। तो सर आप क्या सॉल्यूशंस नहीं कराएंगे? 100% कराऊंगा। मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा कि हमने आंसर कैसे किया। बस आपको रजिस्टर कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसी में से हमारा जो ये टाइम है 120, 130, 140 आवर्स ये बच जाता है। ठीक है। तो हमारा जो रेगुलर कोर्स रहेगा वो रहेगा 180 आवर्स का। फिर सेकंड, एग्जाम ओरिएंटेड, ये रहेगा हमें। इसमें आपको हार्ड कॉपी, फुल अपडेटेड मटेरियल मिलेगा, एवरीथिंग अपडेटेड, अमेंडमेंट सब हार्ड कॉपी, और नोट्स के भी, हैंड रिटन नोट्स के भी हार्ड कॉपी। ठीक है, हर एक बैच में। एग्जाम ओरिएंटेड हमारा रहेगा 150 आवर्स का। इसमें भी हार्ड कॉपी, हैंड रिटन क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग। सही है सर, सही है। इसमें भी फुल कोर्स है। ठीक है सर, सही है। ये 150 आवर्स का रहेगा। फिर आ गया फास्ट ट्रैक। ये हमारा रहेगा 125 आवर्स का। कोर्स सिमिलर, मटेरियल सिमिलर, हैंड रिटन नोटिस सिमिलर। ठीक है। तो आपको अगर पूरी जानकारी जाननी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है सर सही है। तो चले हम इंडियाज 40 स्टार्ट करें। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हाउ आर यू ऑल? सर वी ऑल आर फाइन, यू से। सर आई एम फाइन टू। तो आज हम सीए फाइनल एफआर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। और हमारा स्टार्ट होगा इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो स्क्रैच से। मैं स्टार्ट करूंगा हर कोई चैप्टर, हर एक इंडेस जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर, ठीक है। तो चलो आए। रेडी हैं आप? सर वी आर रेडी। ओके, देखिए ये जो वर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये वही से 2 वर्ड्स देके हैं। एक है इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज प्रॉपर्टी। यानी हम कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी क्यों हम इन्वेस्ट करेंगे? कोई रेंटल, कोई इनकम आने के लिए। ठीक है। अब इस एंड एएस में हम कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं लैंड और बिल्डिंग और बोथ।
किस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है सर, सर ठीक है, या तो हमें रेंटल इनकम आनी चाहिए इनसे, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन आनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। ये देखिए हमारी एफआर में ये जो लैंड और बिल्डिंग है, ये बहुत तरीकों से हम यूज करते हैं इन बिजनेस। ठीक है, अगर ये लैंड और बिल्डिंग हम बिजनेस में यूज करते हैं इन नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या वो इंड एस 40 में आएंगे? नहीं आएंगे ना, वो बिजनेस पर्पस के लिए है। हमें वो प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड और बिल्डिंग, जो रेंटल इनकम के लिए एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। ठीक है, अगर हम ये लैंड और बिल्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारा इस पे इंड एस 16 लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बस ये आपको जानना है कि बिजनेस में अगर यूज करेंगे तो उस पे लगेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बस। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ याद रखना ही नहीं है ना। इस पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस होंगे भी तो यही बोलना है आपको कि अगर बिजनेस के लिए यूज हो जाएगा तो किस इंड एस में कवर हो जाएंगे। इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देखें, यही लैंड और बिल्डिंग अगर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, रियल एस्टेट एजेंट, उसका बिजनेस ही है फ्लैट्स लेना, रेंट पे देना, फ्लैट्स लेना, रेंट पे देना, तो उसके लिए ये तो स्टॉक बनेगा ना, इन्वेंट्री। तो वो हम पढ़ेंगे इंड एस 2 में। ठीक है सर, ठीक है। तो इस इंड एस में हमें वही लैंड और बिल्डिंग चाहिए जो हमें रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन कमा के दे। ठीक है सर, क्या होना चाहिए पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम है तो इंड एस 40, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है तो इंड एस 40। ठीक है सर, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं इधर से लिख रहा हूं आपको कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं इनमें आपको 100% सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। आई गारंटी यू आपको वेनिला आइसक्रीम लगेगा ये मेरा हर कोई चैप्टर जो भी पढ़ेंगे आप, आई गारंटी यू 100%। ठीक है, ठीक है सर। ये देखिए आप, जब हम कोई लैंड और बिल्डिंग जब हम ये रेंट पे देते हैं, कौन रेंट पे देगा? ऑब्वियसली इसका जो ओनर होगा, जिसको हम लेसर कहते हैं। ये वर्ड आप अब दिमाग में रखिएगा, ओनर को लेसर कहते हैं। किसको देगा ये बिल्डिंग रेंट पे? एक टीनेंट को, किरायादार को, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं लेसी। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखा होगा, जब हम कोई फ्लैट रेंट पे लेते हैं ओनर से यानी लेसर से, चाहे रहने के लिए हो चाहे बिजनेस के लिए, कौन लेता है? टीनेंट, लेसी। तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है कि नहीं? प्रैक्टिकली सर बन जाता है। उसको हम कहते हैं लीज रेंटल एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है सर, सर ठीक है। देखिए, इस ओनर के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, या तो लैंड होगा, या तो बिल्डिंग होगी, या तो दोनों होगी। ये देगा ये रेंट पे, किसको देगा? लेसी को, टीनेंट को।
ठीक है। इसके लिए जो ये रेंट आएगी, इसके लिए क्या है, ये इनकम, बिल्कुल स्क्रैच से। ये जो है लेसी ये रेंट पे करेगा, ये तो पे करेगा ना, इसके लिए क्या होगा, एक्सपेंस। ठीक है। अब जो ये हमारा ये एग्रीमेंट बन जाता है ना, लीज रेंटल एग्रीमेंट जो बनता है, तो इसकी वजह से हमारे इस इंड एस 40 को और एक इंड एस से कनेक्शन क्रिएट होता है। वो होता है इंड एस 116 के साथ। वो क्या है, लीज अकाउंटिंग, रेंटल अकाउंटिंग। बस कनेक्शन जानना है आपको, ये जानना है, ये कुछ खास नहीं है। वो याद रखना है कि लीज 116 के साथ एक कनेक्शन क्रिएट होता है। किस चीज़ के लिए, ये जो ये रेंट ये करेगा ना, इसको इसके बुक्स करने हैं ना, इसकी अकाउंटिंग करनी है। जो ये रेंट रिसीव करेगा, जो ये रेंट पे करेगा, दोनों को करनी है। तो ये रेंटल इनकम की अकाउंटिंग एज पर 116 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। चाहे ये लेसी पे करेगा, चाहे जो रिसीव करेगा, तो ये जो रेंटल इनकम या रेंटल एक्सपेंस की अकाउंटिंग होती है, वो होती है इंड एस 116 के तहत। 116 उस पर लगता है लीज अकाउंटिंग, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो ये ओनर है, इसके पास एक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो ये रेंट पे देगा, दूसरे इसके लिए आएगी रेंटल इनकम। ठीक है, आएगी सर, आएगी। तो इसको दो चीजों की अकाउंटिंग करनी है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग, एक इसको करनी है लीज रेंटल की अकाउंटिंग। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा ये इंड एस 40 के तहत, जो हम पढ़ने वाले हैं, और ये लीज रेंटल की अकाउंटिंग करेगा एज पर इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग। ये इसके पास आनली ये लीज, ये जो रेंट है ये पे करेगा, तो इसको एक ही अकाउंटिंग करनी है 116 के अंडर, इंड एस 116 लीज अकाउंटिंग के तहत। ठीक है सर, ठीक है। चले आगे चले। ये जो ये लेसर है, ओनर है, ये जब प्रॉपर्टी रेंट पे देगा, लीज रेंटल एग्रीमेंट बना के, किसको देगा, लेसी को, टीनेंट को। अब इस लेसी की मर्जी है ना, ये इस अपार्टमेंट लिया, बिल्डिंग ली रेंट पे, लैंड लिया, ये इसको किस पर्पस के लिए यूज करेगा, ये इट इज अप टू हिम, है कि नहीं सर, है। देखिए, अगर इसने ये बिल्डिंग अपनी बिजनेस के लिए यूज की, तो इससे और एक इंड एस के साथ कनेक्शन क्रिएट होता है, वो है इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी इसको कहते हैं। तो अब अगर ये बिजनेस में यूज करेगा, तो इसके लिए जो अकाउंटिंग करेगा वो करेगा एज पर इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो मुद्दा मकसद है, 3 इंड एस को आपको ध्यान में रखना है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करनी हो तो इंड एस 40, जहां भी ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, जो भी ओनर हो, इंड एस 40। लीज रेंटल्स की अकाउंटिंग करनी हो, जो भी पे रिसीव करेगा, इंड एस 116। अगर ये लैंड और बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रहे हैं तो इंड एस 16। बस ये आपको याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। चले आगे। अब हम कौन सा लैंड जो है, जो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हम इस इंड एस में पढ़ेंगे, ये लाइन को आप हमेशा याद दिमाग में रखिएगा। ये मैं हर एक इंड एस, चाहे चैप्टर हो, इंड एस में बताता हूं। जो भी हम इसमें करेंगे वो होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस 40। यानी जो भी हम आंसर किसी क्वेश्चन का लिखेंगे, तो ऊपर हम एक लाइन लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस 40। अब मैं 20 बार ये लिखता, उससे अच्छा है एक ही बार लिखो, जो भी हम करेंगे इसमें एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस 40, बात खत्म। सर सही है। अब कौन सा लैंड हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, आपके गांव का लैंड, कोई भी लैंड,
कौन सी बिल्डिंग हम इन्वेस्ट करेंगे? दुबई की बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा। अरे कोई भी बिल्डिंग हो जो हमने रेंट पे दी है। अगर हम एक शॉप देते हैं रेंट पे, वो भी बिल्डिंग है। अगर हम एक फ्लैट देते हैं रेंट पे, वो भी बिल्डिंग है। कैपिटल एप्रिसिएशन नॉर्मली जो होती है वो होती है लैंड पे ही। सपोज मैंने आज कोई लैंड लिया 1 करोड़ का, 4 साल 5 साल तक ऐसे ही रखा। क्यों ऐसे ही रखूंगा? ताकि 5 साल 6 साल के बाद इसको 1.5 करोड़ में आए। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है सर? सर ठीक है। देखिए आ जाए कंसेप्ट नंबर 1 पे, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड और बिल्डिंग और बोथ हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। तो हमें इस इंड एस में 2 ही चीजें देखनी है। रेंटल इनकम आ रही है, इंड एस 40। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है, इंड एस 40। क्या ये लैंड और बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रहा है? इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। लीज रेंटल की अकाउंटिंग के लिए 116। सही है सर? सही है। आगे चले देखें। अब है नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। जो ये लैंड और बिल्डिंग हम रेंट पे देंगे, इसका नेचर क्या होना चाहिए? क्या चाहे ये कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, चाहे ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, आप रेंट पे दे रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए रख रहे हैं ना, हमें नेचर ऑफ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी हो। देखिए नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, इट कुड बी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट मैटर। हमारे लिए कोई मैटर नहीं है एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंड एस 40। कोई भी प्रॉपर्टी हो। सही है सर? सही है। चलो आ जाए कंसेप्ट नंबर 2, कनेक्शन ऑफ इंड एस 40 विद इंड एस 116 और इंड एस 16 के साथ भी है। वो मैं आगे बताने वाला था, तो लिख लो। ठीक है सर? ठीक है। पहले इनके बीच में क्या बनता है? लीज एग्रीमेंट बन जाता है। रेंटल इनकम इज अर्नड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लीज एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ये तो नॉर्मल है। आप फ्लैट पे रह रहे हो, फ्लैट पे रेंटल एग्रीमेंट बनाया होगा, तो उसमें जो टर्म्स कंडीशंस है उसके हिसाब से हम ये कमाएंगे। ठीक है। अब जो ये लीज एग्रीमेंट होता है हमारा, ये जो एग्रीमेंट, ये अब होता है 2 टाइप्स का। एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। ठीक है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। सही है सर? सही है। एक होता है ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। सेकंड होता है फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। ठीक है सर? ठीक है। अब जानिए फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट क्या होता है। ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट, LA। ठीक है। देखिए ये क्या होता है। ये ओनर है, लेसर है। ये रेंट पे देगा, किसको देगा? लेसी को देगा, टीनेट को। अगर इनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा, अगर वो होगा ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट, इससे क्या होता है? इससे जो ये ओनर है ना इस लैंड और बिल्डिंग का, सपोज बिल्डिंग का ओनर है ये, अगर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट है तो इससे जो ये ओनरशिप इस की रहती है ना अंडर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट, ये इस ओनर के पास ही रहती है। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है अंडर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट। ठीक है। तो इस ओनर के पास 2 चीजें रहेगी। एक रहेगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, चाहे लैंड या बिल्डिंग दे रेंट पे। दूसरा अब क्या आएगा इसको? रेंटल
इनकम, इसके लिए इनकम ही है ना, इसके लिए इनकम है, सही है। तो दो चीजें इसके लिए है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इसके पास जो है जिसका ये मालिक है, सेकंड अब इसको रेंटल इनकम आएगी। ये देखिए, अब जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा ये ओनर, किससे करेगा, इंड AS 40 से, जो इंड AS 40 में हम सीखेंगे, ठीक है। अब जो ये रेंटल इनकम की अकाउंटिंग करेगा, किससे करेगा, इंड AS 116 ये लीज अकाउंटिंग, ठीक है। अब जो ये लेसी है, क्या इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ओनर है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, नो, अंडर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट ये ओनर नहीं है। तो इसको क्या, बस इसको रेंटल्स पे करने हैं। तो जो ये रेंटल्स पे करेगा इसकी अकाउंटिंग ये करेगा एज पर इंड AS 116 लीज अकाउंटिंग। तो जहां भी हमें रेंटल्स की अकाउंटिंग करनी होगी, चाहे लेसी के पास चाहे लेसर के पास, तो रेंटल्स के लिए जो अकाउंटिंग होगी वो भी एज पर इंड AS 116। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो अकाउंटिंग होगी वो भी एज पर इंड AS 40, ठीक है। तो ये होता है ऑपरेटिंग लीज, जिसमें ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, जो ओरिजिनल ओनर होता है वही इसका ओनर बने रहता है, ठीक है सर, ठीक है। सेकंड आ गया फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है, जब ये ओनर जो होता है लेसर, ये जब इस लेसी को रेंट पे देता है कोई बिल्डिंग, अगर एग्रीमेंट फाइनेंस लीज एग्रीमेंट है, तो फाइनेंस लीज एग्रीमेंट के में क्या होता है, ये जो ओरिजिनल ओनर होता है इसकी ओनरशिप खत्म होती है फाइनेंस लीज एग्रीमेंट में, और ओनरशिप किसके पास जाती है, इसके पास, ओनरशिप ट्रांसफर्ड। कौन ओनर बनता है, लेसी ओनर बनता है अब इस बिल्डिंग का। अब इसके पास क्या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही अंडर फाइनेंस लीज, आंसर इज नो। क्या इसके पास आ गई कोई प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज, आंसर इज यस। और ये क्या पे करेगा, रेंटल्स पे करेगा, आंसर इज यस, रेंटल्स भी पे करेगा। क्या ये रेंटल्स इसमें रिसीव करेगा, आंसर इज यस, रेंटल्स रिसीव करेगा, सही है सर, सही है। देखिए आप, इसके पास अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रही जो इसके पास थी, उसका ओनर बन गया लेसी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग अब कौन करेगा, लेसी करेगा, किस इंड AS के तहत, इंड AS 40। और रेंटल्स की अकाउंटिंग किससे करेगा, 116। क्या इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, नो, तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा, नो। क्या रेंटल्स आएंगे इसके पास, यस, क्या रेंटल्स की अकाउंटिंग करेगा, यस, किस इंड AS के तहत, 116, सही है। देखिए, चूंकि इसके पास ये बिल्डिंग थी, इसके पास ये बिल्डिंग थी, ठीक है, इसके पास ये बिल्डिंग थी ओरिजिनल ओनर के पास, चाहे बिल्डिंग हो, लैंड हो, लेट अस सपोज इसके पास कोई बिल्डिंग थी, इसने फाइनेंस लीज पे जब दी तो इसकी ओनरशिप खत्म हो गई। जब ओनरशिप खत्म हो गई तो ये अपने इस बुक्स में से इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या करेगा, खत्म करेगा, डी रिकॉग्नाइज जिसको हम कहते हैं, मतलब अपने बुक से हटाएगा ना, इसके पास अब कोई बिल्डिंग रही नहीं, ये ओनर रहा नहीं, तो ये अपने इस एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, यानी अपने बुक से हटाएगा। और ये जो है लेसी, ये इस बिल्डिंग को क्या करेगा, इसके पास आई ना अब ये बिल्डिंग अंडर फाइनेंस लीज, यस, तो ये क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक्स में, यानी अपने बुक्स में अब ये रिकॉर्ड करेगा इसको। तो ये डी रिकॉग्नाइज करेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा, सही है। तो इसको दो चीजों की अब अकाउंटिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी
और रेंटल्स की भी। इसको अब एक ही अकाउंटिंग करनी है, वो है लीज रेंटल्स की। सही है सर, सही है। सही है। चलें आ जाए आप इधर। अब कंसेप्ट ऑपरेटिंग लीज क्या होता है। इन ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट द ओनरशिप ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टेज विद ओरिजिनल ओनर लेसर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट में इट मीन्स अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी डन बाय ओनर ओनली। सही है सर, सही है, कौन सी बड़ी बात है। अब देखेंगे ऑपरेटिंग लीज में कैसे अकाउंटिंग होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग लीज इंड एस 40-116, ये है लेसर ओनर जिसको कहते हैं। इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ओनर है अंडर ऑपरेटिंग लीज में, यस। तो अप्लाई इंड एस 40 फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये याद रखना है, कौन सी बड़ी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। अब इसको रेंटल्स आएंगे, यस, अप्लाई इंड एस 116 फॉर लीज रेंटल्स। कौन सी बड़ी बात है, अब भूलोगे कभी सर नहीं। चलो देखो इधर, अब ये लेसी है, टीनेट है, क्या इसके पास ऑपरेटिंग लीज में कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है, मालिक बन रहा है, नो। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा, नो। जब है ही नहीं कोई प्रॉपर्टी तो नो अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकॉज नो ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब बोलो खुद ही नोट्स को देखे बिना बगैर, क्या ये लीज रेंटल्स पे करेगा, यस। उसकी अकाउंटिंग करेगा, यस। किस इंड एस के तहत करेगा, इंड एस 116। इंड एस 116 अप्लाई फॉर लीज रेंटल अकाउंटिंग। कौन सी बड़ी बात थी, सही है। सेकंड कौन सा है हमारा, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट। फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। ठीक है, इन फाइनेंस लीज एग्रीमेंट लेसर इज कंसिडर्ड एज एज्यूम्ड सेलर। उसको हम एज्यूम्ड सेलर मानते हैं लेसर को, और लेसी को क्या मानेंगे, कंसिडर्ड एज एज्यूम्ड ओनर। Therefore, accounting of investment property will be done by lessee at the time of lease agreement. Assumed seller, assumed buyer बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कौन अब करेगा, लेसी। चलो आ जाओ इधर, देखो इसकी अकाउंटिंग, शाबाश। फाइनेंस लीज इंड एस 40, इंड एस 116। लेसर जो एज्यूम्ड सेलर है, क्या इसके पास अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रही, आंसर इज नो। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा, नहीं। जब बिल्डिंग ही नहीं है, लैंड ही नहीं है, तो नो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाउ, नो एप्लीकेशन ऑफ इंड एस 40। तो अपने एसेट को क्या करेगा, ये डी रिकॉग्नाइज, अपने बुक से हटाएगा। तो एंट्री उसके लिए क्या होगी, लेसीज अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट क्रेडिट। जब एसेट हमारे पास आता है डेबिट होता है, जब चला जाता है क्रेडिट होता है। ये होगी बीइंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डी रिकॉग्नाइज्ड। ये याद रखना है ताकि आगे क्वेश्चन में लिखो आप। ठीक है सर, ठीक है। अब आ जाओ इसके पास, लेसी एज्यूम्ड ओनर बन गया, यस। क्या अब इसके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यस। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग करेगा, यस। किस इंड एस के तहत, इंड एस 40, यस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यस। रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बुक्स, अपने बुक्स में रिकॉर्ड करो। अगर एंट्री करेंगे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू लेसर अकाउंट क्रेडिट। कौन सी बड़ी बात है। फॉर लीज रेंटल्स पे करेगा, यस। इसके लिए क्या करेगा ये, इंड एस 116। देखो अब अगर इस लेसी ने इसका ओनर बन गया, अब ये लेसी, ठीक है। अब इससे पूछेंगे, इसको मर्जी है, अगर इसने इस एसेट को, इस फ्लैट को, इस बिल्डिंग को अपनी बिजनेस में यूज किया, जिसका ये अब एज्यूम्ड ओनर बन गया, अगर इफ यूज्ड इन बिजनेस, तो कौन सा इंड एस लगाएगा बिजनेस पर्पज के लिए, इंड एस 16। अब अगर इसने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, इसने इसको फर्दर सब लीज किया, इसने किसी थर्ड पार्टी को भी लीज पे दे दिया,
तो फिर वहां पे फिर से देखना है भैया एग्रीमेंट कौन सा है, ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट और फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। अगर ऑपरेटिंग होगा तो मालिक यही बना रहेगा, दो चीजों की अकाउंटिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और लीज रेंटल्स की। अब वो आगे वाले से फिर पूछेंगे कि आप कौन सा एग्रीमेंट बना रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग लीज, अब अगर इसने सब लीज किया इस प्रॉपर्टी को, फर्दर लीज किया, तो देखेंगे ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट है या फाइनेंस लीज एग्रीमेंट है। अगर ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट है तो यही करेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग। कैसे? इंड एस 40, मालिक यही बना रहेगा। अब अगर फाइनेंस लीज होगा तो इससे भी ओनर आगे कोई और बनेगा, फिर उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कौन करेगा? कोई और जो ओनर बनेगा। तो अगर फाइनेंस लीज है, आस्क न्यू लेसी यूज ऑफ ऑपरेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फिर उससे पूछना है आप इसका यूज क्या करोगे, अपनी बिजनेस में करोगे तो इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, या आप फर्दर सब लीज करोगे, तो ये बात आगे 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 बढ़ती जाएगी। तो आपको उतना आगे 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 जाने की जरूरत नहीं है। मजा आ रहा है सर? बहुत मजा आ रहा है। हाँ, आगे देखो मजा कितना आएगा। फिर है कंसेप्ट नंबर 3, वो क्या है? इंपॉर्टेंट नोटिस जो हमें जानने हैं। ठीक है सर, ठीक है। देखो, अगर कोई लैंड एक्वायर्ड किया, लैंड, चलो फ्रेश पेज पे आता हूं नोट्स के लिए। ठीक है, नोट नंबर 1, लैंड अगर किसी ने एक्वायर किया, लैंड एक्वायर्ड विद अनडिटरमाइंड यूज, यानी उस लैंड का करोगे क्या कुछ पता ही नहीं है, कुछ बोला ही नहीं है कि उस लैंड का आप क्या करोगे। जब आपको पता ही नहीं है हम उस लैंड का क्या करेंगे, तो मान के चलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, 2 साल 3 साल ऐसे ही रखेगा, फिर उसके बाद सेल आउट करेगा, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है। देखो, लैंड विद अनडिटरमाइंड यूज, ये लाइन आपको याद रखनी है और कोई बड़ी बात है नहीं। इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको पता नहीं है इस लैंड का क्या करूंगा, तो इंडिया 40 बोलता है कंसिडर इट एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन एज पर इंडिया 40। कौन सी बड़ी बात है सर? कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड, अब अगर कोई बिल्डिंग होगी विद अनडिटरमाइंड यूज, यानी आपने कोई बिल्डिंग ली, क्या करोगे? पता नहीं। ऐसे कैसे पता नहीं? अरे नहीं पता है क्या करूंगा, हम नहीं मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे तुम इसको बिजनेस में यूज करोगे। ऐसा है क्या? ऐसा है सर। तो बिल्डिंग विद अनडिटरमाइंड यूज, इसको क्या मान के चलेंगे? बिजनेस में यूज करोगे। नो एक्सप्लेनेशन इन इंडेस 40। इंडेस 40 खामोश बैठा है इस पे। जब खामोश नहीं बैठा है तो क्या आती है? अजम्पशन। तो अजम्पशन है it will be considered as in Ind AS 16 property plant equipment। ठीक है सर, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गिवन टू एम्प्लॉइज। ऐ शाबाश। अब अगर हम कोई सपोज, पॉइंट नंबर 3, कोई बिल्डिंग है, उसमें फ्लैट्स बने हैं, वो हम एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए दिया। ठीक है, बोलते हैं चाहे उनसे वो रेंट चार्ज करें, फुल रेंट चार्ज करें एम्प्लॉयज से, वेदर फुल रेंट इज रिसीव्ड और नो रेंट इज रिसीव्ड और डिस्काउंटेड रेंट इज रिसीव्ड। अरे कुछ भी हो, कंपनी क्यों फ्लैट देगी अपने एम्प्लॉयज को रहने के लिए? ताकि बिजनेस को प्रॉफिट बढ़े। अरे आप चाहे उनसे रेंट चार्ज करते हो, उनसे आप कुछ भी डिस्काउंटेड रेंट है, उससे आप कुछ भी कोई रेंट नहीं, हाई रेंट का चार्ज करो, भैया हम नहीं मानेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हम इसको बिजनेस प्रॉपर्टी मानेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए आपने एम्प्लॉयज को रखा है। चाहे रेंट आती है, नहीं आती है, डिस्काउंटेड आती है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ले जाओ इंडिया 16 में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सो इफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी has been provided by an entity to its employees or management, irrespective of whether rent is charged fully,
concessional rent is charged or no rent is charged, such property will be considered as owner occupied property, जिसका दूसरा नाम है property plant equipment, and Ind AS 16 property plant equipment will be applied on such property. सही है सर, सही है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। चलो दोस्तों, अब हमारा कंसेप्ट है मिक्सड प्रॉपर्टी। तो मिक्सड प्रॉपर्टी, इस पे लगाओ टिक, इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, ठीक है, इधर ध्यान रखो। मिक्सड प्रॉपर्टी किसको कहेंगे? ये 2 फ्लोर वाला हाउस है, एक फ्लैट बिजनेस में यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16, दूसरा फ्लैट लेट आउट के लिए यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 40 लगेगा। जब हमें ऐसे क्लियर कट हम इनको सेपरेट कर सकते हैं कि एक पोर्शन हमने बिजनेस के लिए यूज किया, एक पोर्शन हमने लेट आउट के लिए यूज किया, तो जो बिजनेस पोर्शन के लिए यूज किया उस पर हम लगाएंगे इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जो लेट आउट पोर्शन के लिए यूज किया उसके लिए क्या लगेगा? इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जब ये केस होगा कि हम इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेपरेबल प्रॉपर्टी, इजीली सेपरेबल प्रॉपर्टी, सेपरेबल प्रॉपर्टी। सही है सर, सही है। अब इसको हम 2 कंडीशंस होने चाहिए कि हम प्रॉपर्टी को मानेंगे कि ये सेपरेबल है। नंबर 1, ये सेल आउट करने चाहिए इजीली, कि अगर ओनर चाहे इसको सेल आउट कर सकते हैं। नंबर 2, हम इसको फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। जब क्वेश्चन में लिख के आएगा कि प्रॉपर्टी लीगली सेल आउट कर सकते हैं मिक्सड केस में, और प्रॉपर्टी इजीली फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं, या दोनों में एक हो या दोनों हो, तो आपको मान के चलना है ये सेपरेबल प्रॉपर्टी है। और जब सेपरेबल इजीली हो सकती है, हमारे पोर्शन 2 अलग अलग हो सकते हैं इजीली, तो जो पोर्शन हम बिजनेस के लिए यूज करेंगे उस पे लगाएंगे इंड AS 16, जो पोर्शन हम लेट आउट के लिए यूज करेंगे उस पे लगाएंगे हम इंड AS 40। और कब मानेंगे प्रॉपर्टी सेपरेबल है? जब हम इसको इजीली फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं, उसमें भी हो गया वो एज्यूम्ड सेलर एज्यूम्ड बायर, वो भी एक केस मतलब सेल आउट ही होता है। सेकंड, जब सेल आउट ही होगा डायरेक्ट, तो उस केस पे आपको मान के चलना है ये सेपरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसमें एक पोर्शन में बिजनेस, पोर्शन में बिजनेस इंड AS 16 और लेट आउट पोर्शन पे इंड AS 40, इंड AS 16 इंड AS 40, ये सेपरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चले आ जाए और एक केस है। सर सही है, ये देखिए, ये और एक बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग इजीली हम प्रपोर्शन सेपरेट नहीं कर सकते हैं इजीली। ये इस पे क्या दिया होगा? इस पे परसेंट में दिया होगा। सर क्या परसेंट में दिया होगा? कि 30% बिजनेस के लिए यूज है, बिजनेस यूज, 70% 40 के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें 16 लगाएं या हम इस पे 40 लगाएं, क्योंकि हम सेपरेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये परसेंटेज में दिया है। तो जब प्रॉपर्टी सेपरेबल नहीं होगी तो इसको हम कहते हैं इनसेपरेबल प्रॉपर्टी, इनसेपरेबल। अब इसमें क्या देखना है हमारा? ना तो हम ये इजीली फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं पोर्शंस में, ना हम ये इजीली सेल आउट कर सकते हैं। अगर हमें फाइनेंस लीज पे देना है तो फुल बिल्डिंग देनी है, फुल बिल्डिंग देनी है। अगर हमें सेल आउट करनी है तो फुल बिल्डिंग करनी है। हम इसको पोर्शंस में सेल आउट नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं इनसेपरेबल प्रॉपर्टी, यानी हम इसको इजीली 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते।
जहां इजीली बांट सकते हैं उसको कहते हैं सेपरेबल। ठीक है, 1640। अब जब इजीली सेपरेबल नहीं होगा तो उस केस में हम कैसे इंड एस कौन सा लगाएं? ये देखें आप, ये इजीली सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट, हम इसको फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं? नहीं। देना है तो पूरी बिल्डिंग देनी है, होल बिल्डिंग। हम इसको सेल आउट कर सकते हैं पोर्शंस में? नहीं। सेल आउट करना है तो पूरी बिल्डिंग जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, इंड एस 40 इसमें हमारा क्या कहता है? वो ये कहता है जब ये परसेंटेज में दिया होगा 30% 16 के लिए यूज हो रहा है बिजनेस के लिए और 70% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, लेट आउट के लिए यूज हो रहा है। तो इसमें हमारा इंड एस क्या कहता है? इसको इसमें क्या देखो, इसमें इंड एस ये कहता है कि इसमें आप देखो बिजनेस में कितना परसेंट यूज होता है। किसमें देखना है? बिजनेस में कितना परसेंट यूज होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी पे नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं। आपको देखना है बिजनेस में कितना यूज होता है। अगर आपने ये देख लिया इसमें कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितना यूज हो रहा है तो गलत करोगे, फिर ना बताना सर ने पढ़ाया नहीं था। आपको देखना है बिजनेस में कितना यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें इंड एस क्या कहता है? बोल रहा है, ये इंड एस में लिखा है अगर बिजनेस में 20% और मोर यूज हो रहा है अगर बिजनेस में कितना 20% और मोर यूज हो रहा है तो क्या करेंगे? तो पूरी की पूरी बिल्डिंग पे इंड एस 16 लगाओ, इंड एस 16 लगाओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितना बिजनेस में 20% या मोर बिजनेस में यूज हो रहा है तो फुल बिल्डिंग बिजनेस प्रॉपर्टी, फुल बिल्डिंग पे इंड एस 16 लगाओ। देखो 20% तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितना यूज आ रहा है? 80%। सर ये तो बहुत है, लेकिन 80% को इंड एस सिग्निफिकेंट नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है कि आप बिजनेस में देखो कितना यूज हो रहा है। अगर बिजनेस में 20% और मोर यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को आप बिजनेस प्रॉपर्टी मान लो और इंड एस 16 अप्लाई करो। सही है। अब अगर 20 लेस देन 20% होगा, लेस देन बिजनेस में देखना कितना यूज हो रहा है। अगर लेस देन 20% बिजनेस में यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को मानेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस पे लगेगा इंड एस 40। किस में देखना है हमें यूज कितना हो रहा है? बिजनेस में। बिजनेस में 20% या मोर पूरी की पूरी बिल्डिंग इंड एस 16 बिजनेस। अगर लेस देन 20% हमें बिजनेस में यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सही है सर, सही है। आ जाएं मिक्स्ड प्रॉपर्टी नोट्स पे। इफ एनी लैंड एंड बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर टू ड्यूअल परचेजेस, दो पर्पज के लिए यूज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज पार्टली यूज्ड इन बिजनेस एंड पार्टली यूज्ड फॉर लेट आउट, देन इट इज कंसिडर्ड एज मिक्स्ड प्रॉपर्टी। इसको हम मिक्स्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट इंड एस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग केसेस। क्या देखेंगे? केस 1, इफ मिक्स्ड प्रॉपर्टी इज सेपरेबल, इजीली अगर सेपरेट कर सकते हैं। इफ ए पोर्शन कैन बी सोल्ड और गिवन ऑन फाइनेंस लीज without selling other portion, then it will be considered as separable property। सही है सर, सही है। अब मिक्स्ड प्रॉपर्टी क्या है? पोर्शन विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस। ठीक है, अप्लाई इंड एस 16। जो पोर्शन इसमें हमारा बिजनेस में यूज होता है 16। पोर्शन विच इज हैज बीन यूज्ड फॉर लेट आउट, अप्लाई इंड एस 40 सेपरेबल में। सही है। तो इनसेपरेबल में क्या होगा? देखें, इनसेपरेबल प्रॉपर्टी, इफ ए प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड और कैन नॉट बी गिवन ऑन फाइनेंस लीज,
इन पोर्शन विदाउट सेलिंग अदर पोर्शन, यानी ये हमें पोर्शन में नहीं सेल आउट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लीज पे तो दे सकते हैं, लेकिन हम इसको पोर्शन में सेल आउट नहीं ना तो दे सकते हैं ना फाइनेंस लीज पे दे सकते हैं। देन इट इज कंसिडर्ड एज इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स इनसेपरेबल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड एज होल प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है सर, ठीक है। इनसेपरेबल प्रॉपर्टी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? अगर अब सिग्निफिकेंट पोर्शन बिजनेस में यूज हो रहा है, सिग्निफिकेंट कितना है देखो, इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड इन बिजनेस अप्लाई इंड AS 16 ऑन होल प्रॉपर्टी एज्यूमिंग प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब सिग्निफिकेंट पोर्शन कितना देखना है हमें? सिग्निफिकेंट पोर्शन बिजनेस में अगर 20% या मोर यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी होल बिल्डिंग बिजनेस बिल्डिंग इंड AS 16। ठीक है। अगर अब बिजनेस में लेस देन 20% यूज हो रहा है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्या मानेंगे? 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इफ सिग्निफिकेंट पोर्शन इज यूज्ड इन बिजनेस अप्लाई इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन होल प्रॉपर्टी एज्यूमिंग। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको देखना है बिजनेस में यूज कितना हो रहा है। 20% या ज्यादा होल बिल्डिंग, लेस देन 20% पूरी की पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है सर। फिर है एंसिलरी सर्विस, पॉइंट नंबर 5। एंसिलरी सर्विस क्या होता है? ये होता है एडिशनल सर्विसेज। एडिशनल सर्विसेज, छोटी मोटी एडिशनल सर्विसेज। ठीक है। एडिशनल सर्विसेज लाइक, ड्राइंग मेरी बहुत कमजोर है, ये कोई बिल्डिंग है, एक मालिक ने इसको रेंट पे दिया, साथ में उसने सिक्योरिटी गार्ड लगाया है गेट पे, या मेंटेनेंस चार्जेस देता है, मेंटेनेंस लिफ्ट मेंटेनेंस करता है ओनर ही। तो क्या ये सिक्योरिटी गार्ड रखने से या मेंटेनेंस चार्ज जो एडिशनल सर्विस देता है एक ओनर बिल्डिंग का, क्या ये सर्विसेज देने से इस बिल्डिंग का नेचर चेंज हो जाएगा? क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बिजनेस प्रॉपर्टी बन जाएगी? बन जाएगी। कॉमन सेंस ले लो, कोई गेट कीपर रखने से या लिफ्ट मेंटेनेंस करने से बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से बिजनेस प्रॉपर्टी? नो, नहीं बनेगी। वही है सॉरी। इफ एनी सर्विस लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स मेंटेनेंस इज प्रोवाइडेड बाय ओनर ऑफ लैंड और बिल्डिंग, classification of such land or building will still remain under Ind AS 40 because ancillary services यानी additional services are considered insignificant in nature। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, तो इससे प्रॉपर्टी का नेचर चेंज नहीं होता है। नोट, अब देखो नोट, अब इन केस ऑफ होटल्स, अगर होटल में एडिशनल सर्विसेज देते हैं, देखो होटल तो खुद ब खुद एक बिजनेस है, होटल इटसेल्फ इज अ बिजनेस। अगर उसमें हम एडिशनल सर्विसेज देते हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ना, बट होटल इटसेल्फ इज अ बिजनेस, तो वो बिजनेस है तो उसको सीधे लेके चलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंड AS 16 में। ठीक है। नो, इन केस ऑफ होटल्स एडिशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इट्स गेस्ट्स बट होटल इज कंसिडर्ड एज बिजनेस, therefore it will come under Ind AS 16 property plant equipment. It means hotel is not considered as investment property। ठीक है। तो चलो अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। चलो 2-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, आप खुद देखेंगे आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया है। मजा आएगा, मजा आएगा कि नहीं? शर्म मजा आएगा। चलो, क्या है क्वेश्चन? मनीष लिमिटेड ओन्स अ बिल्डिंग हैविंग 20 फ्लोर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ऑफ विच इट यूजेस 8 फ्लोर्स फॉर इट्स ऑफिस। 8 फ्लोर किसके लिए हैं? ऑफिस के लिए। बिना देखे बताएं कौन सा इंड AS? इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में तो नहीं आएंगे लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। The remaining 12 floors are leased out to tenants under operating lease। Remaining 12 floors operating lease पे दिए हैं। According to law, company could sell legal title to 12 floors while retaining legal title to other 8 floors। देखो ऑपरेटिंग लीज पे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंस लीज पे नहीं दे सकता है, तो ये फाइनेंस लीज पे भी दे सकता है, सेल आउट कर सकता है। ठीक है, ये सेल आउट भी कर सकता है। सही है। तो इसमें क्या होगा?
पहले 8 फ्लोर्स, देखो वही लाइन, एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 40, Ind AS 40, 8 floors which are used for business will come under Ind AS 16 property plant equipment. Point 2, 12 floors which are let out will come under Ind AS 40. बात खत्म। अगर और दलील लिखनी है इसमें तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको अलग से सेट लेट आउट कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 40 इट इज ए सेपरेबल प्रॉपर्टी, सेपरेबल प्रॉपर्टी। ये मैं ऐसे डिस्कशन इन क्लास में लिख रहा हूँ, ये कोई क्वेश्चन है नहीं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो यू कैन पास मी एंड राइट, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कैलाश लिमिटेड यूजेस 30%, 30% मतलब सिग्निफिकेंट पोर्शन है ऑफ द ऑफिस फ्लोर स्पेस ऑफ द बिल्डिंग एज इट इज हेड ऑफिस, ठीक है। 30% किसके लिए यूज किया, बिजनेस के लिए। सिग्निफिकेंट 20 आर मोर देन 20%। इट लीज आउट द रिमेनिंग 70% टू 2 tenants बट इट इज अनेबल टू सेल। अनेबल टू सेल, ना तो सेल कर सकता है ना फाइनेंस लीज पे दे सकता है। और टू एंटर इन फाइनेंस लीज एग्रीमेंट, क्या मानेगा सबको, एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 40, करेक्ट है। इट इज अ केस ऑफ इनसेपरेबल प्रॉपर्टी, ये सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनसेपरेबल प्रॉपर्टी। एंड सिंस सिग्निफिकेंट, बिजनेस में देखना है कितना यूज हो रहा है, significant portion that is 30% is used for business, therefore whole property would be considered as business property under Ind AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये भी क्वेश्चन है सर, ठीक है। अब आ जाएं थर्ड वन, एन एंटिटी ओन्स ए होटल। होटल आ गई बात तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 16, होटल इटसेल्फ इज अ बिजनेस, ठीक है। विच इंक्लूड्स ए हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मतलब जिम है कोई आल्सो इसमें। हाउस्ड इन ए सेपरेट बिल्डिंग, वो होटल के अलग बिल्डिंग में है। दैट इज पार्ट ऑफ द प्रमाइसेस ऑफ द एंटायर होटल, होटल के प्रमाइसेस में भी है। The owner operates the hotel and other facilities on the hotel with the exception of the health and fitness center. ओनर जो है होटल को वो ऑपरेट करता है, लेकिन जिम सेंटर को, फिटनेस सेंटर को वो ऑपरेट नहीं करता है, ये एक्सेप्शन में है।
विच कैन बी सोल्ड, देखो अलग से इसको बेचा भी जा सकता है इस जिम को, लीज्ड आउट अंडर फाइनेंस, लीज पे भी दिया जा सकता है। द हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर विल बी लीज्ड टू एन इंडिपेंडेंट ऑपरेटर, दे सकते हैं। द एंटिटी हैज नो फर्दर इन्वॉल्वमेंट इन द हेल्थ एंड फिटनेस। अब इसमें क्या है, जो ये हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, दैट इज जिम, ये आ जाएगा अंडर इंड AS 40, since it can be given on finance lease, it can be sold out, therefore it is a separable केस है ये, ठीक है। तो इंड AS 40 separable केस। सेकंड, होटल, होटल itself is a business, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बस कंसेप्ट क्लियर होगा। देयरफॉर, इसलिए मैं ऐसे करवा रहा हूं क्लास डिस्कशन। देयरफॉर होटल विल कम अंडर इंड AS 16, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बात खत्म। फोर्थ वन, द ओनर ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस टू द लेसीज हु ऑक्यूपाई द बिल्डिंग। क्या दे रहा है ओनर? वही कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा है और 50-50 की मेंटेनेंस रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पॉइंट 4, सिंस सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ये एंसिलरी सर्विसेज है, एडिशनल सर्विसेज आर इनसिग्निफिकेंट, यानी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। देयरफॉर इट वोंट चेंज द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, it will come under IND AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर क्या है? क्वेश्चन 5, इफ एन एंटिटी ओन्स एंड मैनेजेस अ होटल सर्विस प्रोवाइडेड टू गेस्ट्स आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज ए होल, उससे क्या फर्क पड़ेगी? होटल तो खुद ही एक बिजनेस है। तो फिफ्थ को क्या है? होटल इज itself a business, therefore hotel will come under IND AS 16, that is property plant equipment, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। सी यू इन